Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and I'll be presenting you today Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करेंगे आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. It is about the developed country goal. India has this goal to become a developed country. So this article is dedicated towards the goal of India to become a developed country. Now ये पूरा आर्टिकल जीएस पेपर 3 जैसे कि हमने कहा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे इकोनॉमी और डेवलपमेंट का जो टॉपिक है उसके साथ रिलेट कर सकते हैं. Now इस पूरी डिस्कशन की शुरुआत कहाँ से होती है? दिस ईयर इन द इंडिपेंडेंस डे एड्रेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आस्क्ड इंडियंस टू एम्ब्रेस पंच प्रण. 5 वोज लिए गए हैं विच वी नीड टू एम्ब्रेस बाय 2047. Yes, 2047 is the year when India will be celebrating the 100 years of independence. 2047 इंडिया की इंडिपेंडेंस को 100 साल पूरे हो जाएंगे और तब तक के लिए प्राइम मिनिस्टर ने अपने एड्रेस में पंच प्रण की बात की है, 5 वोज की बात की है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट वो जो फर्स्ट वो है दैट इज़ टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री इन नेक्स्ट 25 ईयर्स. आगे आने वाले 25 ईयर्स में इंडिया का गोल है टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री. तो यहाँ से इस पूरी डिस्कशन की शुरुआत होती है. सबसे पहले इस आर्टिकल को हम ब्रेक थ्रू करेंगे. हम एक तो जानेंगे कि डेवलप्ड कंट्री क्या होता है, व्हाट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, किस तरह की क्लासिफिकेशंस यूज़ की जाती हैं, यूनाइटेड नेशंस की क्या क्लासिफिकेशन है, क्या क्रिटिसिज्म है इन तरह की क्लासिफिकेशंस का, वे डू इंडिया स्टैंड राइट नाउ, कितना लंबा सफ़र अभी हमें तय करना है, एंड हाउ कैन वी become a developed country, how can we achieve this goal by 2047. This is what we are going to analyze in this video lecture. So let's start the journey of becoming a developed country. But सबसे पहले समझते हैं what is a developed country. देखें, we have different global bodies, different agencies और हर एक body, हर एक agency countries को अलग अलग तरह से classify करती है. But if we talk about the world economic situation and prospects, this is of United Nations. United Nations के world economic situation and prospect countries को 3 categories के अंदर divide करता है. These are developed economies, economies in transition and developing economies. ठीक है जी, developed, economies in transition and developing. Now इन countries को इकोनॉमिक कंडीशंस के बेसिस पे कैटेगराइज करने के लिए यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड बैंक की जो कैटेगराइजेशन है उसे यूज़ करता है. वर्ल्ड बैंक की कैटेगराइजेशन ग्रॉस नेशनल इनकम विच इज़ GNI पर कैपिटा इसके ऊपर बेस्ड होती है. नाउ द आइडिया इज़ बेसिकली व्हेन यू आर क्लासिफाइंग द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस, इट इज़ टू रिफ्लेक्ट द बेसिक कंडीशंस. एक कंट्री के अंदर किस तरह की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उन्हें रिफ्लेक्ट करने के लिए ये क्लासिफिकेशन आती है. ये एक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये रीजनल लेवल पे आप रीजनल क्लासिफिकेशन के साथ इसे रिलेट नहीं कर सकते. दिस आर नॉट अलाइंड विद दैट. हो सकता है कि ऐसा कंट्री जो कि ग्लोबल लेवल के ऊपर डेवलपिंग हो लेकिन एक रीजन में दैट इज़ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, राइट. तो रीजनल बेसिस पे हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं. द ओनली आइडिया ऑफ सेइंग कि कंट्री डेवलप्ड है या इकोनॉमी इन ट्रांजिशन है या डेवलपिंग है, दैट इज़ टू रिफ्लेक्ट द बेसिक इकोनॉमिक कंडीशंस इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. नाउ एज वी वर सेइंग कि अब जब यूनाइटेड नेशंस की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट है वो कंट्रीज़ को इन डिफरेंट क्लासेस में जब डिवाइड करते हैं तो दे बेसिकली यूज़ द वर्ल्ड बैंक्स कैटेगराइजेशन. और वर्ल्ड बैंक की जो कैटेगराइजेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन द ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा. लेकिन जो यूएन का जो नॉमेनक्लेचर है जिसमें आप डेवलप्ड या डेवलपिंग यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ बीइंग यूज्ड लेस एंड लेस एंड इट इज़ मोर कंटेस्टेड.
बहुत ज़्यादा इसे चैलेंज किया जाता है। What are the challenges behind it? Why the United Nations classification is contested? That we need to understand. अब देखें, ये आर्ग्यू किया जाता है कि जो यूनाइटेड नेशन की क्लासिफिकेशन है, इट इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट, such that it does not have a very strong analytical value. It has a very limited analytical value. Only the top 3 mentioned in the chart 3 alongside is the US, UK and Norway. These are the countries that fall in the developed country category. US, UK and Norway. There are 31 developed countries according to United Nations in all. And all the rest except for 17 are the economies in transition. बाकी सबको developing countries का टैग दिया जाता है। Even though in terms of proportion अगर हम देखें तो चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है, it is closer to Norway's than Somalia's. But still इस तरीके की क्लासिफिकेशन को यूज़ किया जाता है, बिकॉज जब हम देखते हैं कि चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है, it is 26 times that of Somalia's, whereas Norway is just 7 times that of China's. So there are countries जैसे कि यूक्रेन है जिसकी पर कैपिटा इनकम इज़ अ थर्ड ऑफ चाइनाज, लेकिन उनको भी इकोनॉमी इन ट्रांजिशन डिक्लेयर किया जाता है। तो हमारे पास ये लिमिटेड जो एनालिटिकल फैक्टर्स आते हैं, इसकी वजह से जो यूनाइटेड नेशन की ये जो क्लासिफिकेशन है इसे कंटेस्ट किया जाता है। नाउ if we talk about that, where does India stand in this whole situation? इंडिया का अभी तक का किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है when we talk about being a developed country or the developing country? सबसे पहले यहाँ पे आती है the concept of the third world, the concept of third world over here. हमारे पास इंडिया को पहले थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्लासीफाई किया गया था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। 1947 में इंडिया वाज क्लासीफाइड एज द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, लेकिन 1947 से लेकर अब तक 7 डिकेड्स हो चुकी हैं एंड हमारी जीडीपी काफ़ी ग्रो कर चुकी है। 1947 में हमारी जीडीपी 2.7 लाख करोड़ थी, जो कि अब इंक्रीज़ होकर 150 लाख करोड़ पे पहुंच चुकी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, India is no more a third world country. Then, if we look at India as a developing country, देखिए, India is currently far behind from both the developed countries as well as some of the developing countries as well. Now, usually जो discourse रहता है that is on the absolute level of GDP. क्योंकि अगर उस metric पे देखें तो India is one of the biggest economies of the world. Even though US and China, they are ahead of India, but if we talk about on the metrics of on the level of GDP, then India is one of the biggest economies. But India is currently far behind the developed as well as some of the developing countries. Now, to be classified as a developed country, what do we need? देखो, यहाँ पे जब आप किसी कंट्री की बात करते हैं कि ये डेवलप्ड कंट्री है, तो क्या चाहिए? तो जो एवरेज इनकम होनी चाहिए उस कंट्री के लोगों की, वो मैटर करती है। द एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम मैटर्स। अब अगर हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे देखें तो इंडिया इज़ इवन बिहाइंड बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से ज़्यादा है। चाइना की पर कैपिटा इनकम इंडिया से 5.5 टाइम्स ज़्यादा है एंड यूके हैज़ 33 टाइम्स मोर the per capita income from India. So the average income of the country, of the, the average income of the people of the country, that matter, per capita income matters. अब जब हम देख रहे हैं कि there is a disparity in the per capita income, ये जो disparity है ये बहुत बार overall quality of life में आप देख सकते हैं in the different countries. अलग अलग countries की quality of life कैसी है, वो जो डिफरेंसेस हैं वो पर कैपिटा इनकम की डिस्पैरिटी से भी हम देख सकते हैं। नाउ अ वे टू मैप दिस इज़ बाय लुकिंग एट द स्कोर ऑफ इंडिया ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट इज़ अ वेरी कंपोजिट इंडेक्स जिसमें 3 फैक्टर्स लिए जाते हैं।
These three factors are health and longevity of citizens, quality of education they receive, and their standard of life. These are the three factors जिनको पहले देखा जाता है और उसके बाद एक फाइनल वैल्यू पे पहुंचा जाता है. अब इंडिया ने इन HDI के जो मेट्रिक्स हैं इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, बिकॉज जब आप बोल रहे हो लॉन्जिविटी ऑफ सिटीजन्स तो उसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्लूड हो जाती है. इन केस ऑफ दिस इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट. जब 1947 में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ वॉज 40 ईयर्स एंड राइट नाउ इट इज़ 70 ईयर्स. So we have improved a lot on the scale of life expectancy at birth. Similarly, education enrollment, चाहे वो primary level पे हो, secondary level पे हो, tertiary level पे हो, India has also taken a good steps in that as well, and our numbers have improved significantly. So we have done a secular improvement on the Human Development Index metrics as well. But then there are some challenges. Our goal, to become a developed country by 2047, and in this road we have certain challenges, especially when you compare India to developed country or let's say China. India has a fair distance to cover. अब इसे लेकर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट भी है. 2018 में वर्ल्ड बैंक की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट ऑन इंडिया के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, सो इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स. जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में देखते हैं, सो इंडिया इज़ वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर रिलेटिवली पुअर इफ यू कंपेयर द पीपल इन द अदर मिडिल इनकम और द रिच कंट्रीज. देयर आर ओनली 10% ऑफ द इंडियंस दैट हैव कंजम्पशन लेवल अबव द कॉमनली यूज थ्रेशोल्ड ऑफ $10. $10 purchasing power parity for per day expenses. So only 10% of the Indian are above this level. यहीं पे अगर हम फूड शेयर की बात करें, कंजम्पशन की बात करें, फूड शेयर ऑफ कंजम्पशन, it basically suggests that even the rich households in India would have to see a substantial expansion of their total consumption to reach the level of poor households in rich countries. रिच कंट्रीज़ में जो पुअर हाउस होल्ड्स की जो टोटल कंजम्पशन है, इवन इंडिया के रिच हाउस होल्ड को एक्सपैंड करना पड़ेगा टू मैच दैट. यस. देन इनइक्वालिटी एक बड़ा इशू है. इट इज़ अ वेरी डीप रूटेड इशू. वी हैव द इशू ऑफ डीप रूटेड इकोनॉमी एंड इट हैज़ क्लाइम्ड स्टेडली ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स एंड नाउ इट हैज़ it is making room for the inclusive growth smaller. After inequality, illiteracy is one of the challenge. India is also home to largest number of illiterate people in the world. Our over 25% of the population is still uneducated. Then women. One of the bleakest spot in the female labor force participation ratio. जो हमारी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है, it has dropped sharply and steadily in the last decade. So yes, these are the challenges that we will face if we talk about the achieving our goal. But then of course India has the potential to achieve and to become the developed country by 2047. How can we do that? देखिए, पहला तरीका ये है, we need to do is assessment. We need to look how long other countries took to get there. Like for example, अगर हम per capita income terms में देखें तो जिस लेवल पे इंडिया है, नॉर्वे वॉज एट द सेम लेवल 56 years ago. इस लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे नॉर्वे 1966 में था. उनको 56 years का गैप पड़ रहा है हमारे बीच में. चाइना ने इंडिया का ये जो जिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे इंडिया आज है, चाइना इस लेवल को 2007 में अचीव कर चुका था. थ्योरेटिकली अगर देखा जाए, अगर इंडिया चाइना के पेस पे ग्रो करता है, बिकॉज जिस तरह चाइना ने 2007 से लेकर 2022 के बीच में ग्रो किया है, तो अगर इस सेम पेस पे इंडिया अगर ग्रो करता है, सो इंडिया विल ओनली टेक अनदर 15 years टू बिकम वेयर चाइना इज राइट नाउ. देन
यहाँ पे जो HDI स्कोर है उसको भी आपको पता होना चाहिए। देखो अभी अगर हम देखें तो हमारा जो HDI स्कोर है इट इज़ वेरी मच लोअर, इट इज़ 0.64। बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ का इस तरह का स्कोर इवन 1980s में भी इससे थोड़ा बेहतर था, पर 1980 का लेवल मान के चलते हैं। चाइना का ये जो 0.64 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो स्कोर था ये 2004 में चाइना मीट कर चुका था, एंड देन दे टुक 13 years टू रीच द 0.75 लेवल। और ये लेवल यूनाइटेड किंगडम का 1980 में था 0.75 लेवल का। तो फिलहाल जो हमारा स्कोर है, चाइना इस स्कोर को 2004 में अचीव कर चुका था। अगेन यू कैन सी द गैप, हमें कितना डिस्टेंस तय करना है। यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है विच इज़ दी वर्ल्ड बैंक्स 2018 रिपोर्ट। देखो इस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया था दैट हाउ कैन वी अचीव, हाउ कैन वी बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, बिकॉज दिस इज दैट ईयर विच विल मार्क द 100 years of our independence. And it says that at least half of our citizens could join the rank of global middle class. Now global middle class matlab most of the household they have access to better education and health care, they have access to clean water, improved sanitation, reliable electricity, a safe environment, affordable housing, enough discretionary income to spend on their leisure pursuits. लेकिन इसमें ये भी प्री कंडीशन भी सेट की गई कि अगर हम इसे 2047 पे अचीव करेंगे, सो वी नीड टू फुलफिल दीज एस्पिरेशंस एंड रिक्वायर इनकम well above the extreme poverty line, and for that we even have to vastly improve our public service delivery. तो ये जो न्यू कैलेगन दिया गया है PM के द्वारा फॉर ऑल द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स irrespective of the caste, creed, religion, to work hand in hand and to achieve the goal of becoming a developed country by 2047. So this was it about our first article. Moving ahead, हमारा next article GS paper 2 point of view से important है. It is related to the Rohingyas issue. Rohingyas, the illegal foreigners. What has happened? देखें, Rohingya issue is in news because recently Union Minister for Housing and Urban Affairs, he said that, he made a remark that Rohingyas are illegal foreigners and they will be kept in detention center until their deportation. Yes, let's follow this news more. अब हुआ क्या, दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने ये प्रपोजल किया टू शिफ्ट द रोहिंग्यास टू न्यू लोकेशन, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली को ये कहा दैट रोहिंग्याज आर इलीगल फॉरेनर्स एंड दे विल कंटिन्यू टू बी प्रेजेंट एट द सेम लोकेशन। जो उनकी प्रेजेंट लोकेशन है वो वहीं पे रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इससे पहले भी जो डिपोर्टेशन का जो मैटर है उसे ले लिया था, डिस्कसिंग दिस विद द कंसर्न कंट्री थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इलीगल फॉरेनर्स आर टू बी केप्ट इन द डिटेंशन सेंटर till their deportation as per the law. But the government of Delhi has not declared the present location as the detention center, and they have been directed to do the same immediately. So this is why this entire thing is in news. Coming down to Supreme Court, what is Supreme Court stand? देखो एक plea आई थी Supreme Court में to release the detained Rohingyas refugees immediately and direct the UT government and the Ministry of Home Affairs to expeditiously grant refugee identification cards for Rohingyas. जो इनफॉर्मल कैंप्स में रोहिंग्याज आए हैं उनको एक रिफ्यूजी आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिया जाए। अब इसे लेकर कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, सो वी हैव आर्टिकल 14 and 21 which is available to all the citizens, which is available to all the people, even those who are not the citizen of India. So it means that कि Article 14 and Article 21 even apply to the Rohingyas as well. So the right not to be deported is ancillary. To right to reside and settle in any part of the territory of India, it is granted under Article 19.
और अंडर आर्टिकल 19 ये कॉन्स्टिट्यूशन ये सिटीजन को राइट देता है टू राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये आर्टिकल 14, 21 और 19 के थ्रू इस प्ली को एड्रेस किया गया। अब क्विकली अगर हम जाने कि रोहिंग्यास कौन हैं, रोहिंग्यास आर एन एथनिक ग्रुप। They represent the largest percentage of Muslims in Myanmar, especially in the western Myanmar province of Rakhine. Rakhine province में ये एक ethnic group है, Muslim ethnic group, but they speak a dialect of Bengali. वहाँ पे usually Burmese language बोली जाती है, but the Rohingyas they speak Bengali. And United Nations has described Rohingyas as one of the most persecuted minorities in the world. Yes. If we look at the conflict, अगर हम basic information यहाँ से gather करें, तो रोहिंग्या population को citizenship म्यांमार ने deny कर दी under the 1982 Myanmar nationality law. And they have also denied the Rohingya the possibility of even acquiring the nationality. After this, Myanmar's military launched what they call it as a clearance campaign in Rakhine state in 2017, and it had an attack on the Rohingyas insurgent group. And after this, 700,000 Rohingyas they fled into the neighboring Bangladesh. Myanmar security forces have been accused of mass rapes, killing, torturing thousands of Rohingyas' homes. Here, the role of Bangladesh is also important. The flow of Rohingyas from Myanmar to Bangladesh, it basically intensified in 2017, especially near the Cox's Bazar, Bangladesh city Cox's Bazar. It has been taken over by the refugee settlements. And now the Bangladesh have started relocating the Rohingya refugees to the overcrowded camps of the Cox's Bazar to Bhasan Char Island. जो भासन चार आइलैंड है वहाँ पे रिलोकेट करना शुरू कर दिया है. इट इज़ एन इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया विच इज़ प्रोन टू फ्लड्स. ना हियर इस पूरी डिस्कशन में देखो इंडिया का रोल क्या आ रहा है. इंडिया की रेफ्यूजी पॉलिसी यहाँ पे हाईलाइट हो रही है because India's approach towards refugees is customary and a dynamic one. It has a regard to the prevailing political conditions. India is not a party to 1951 Convention or 1967 Protocol, which is related to the refugee policy. However, we are party, we are acceded to various human rights treaty in which United Nations, human rights is important, and under that it is obliged to protect the rights of refugee. As per Indian law, there is no law right now to deal with refugees, be it both illegal migrants, be it the refugee category of the people. All of them are viewed as one and the same, and they are covered under the Foreigners Act 1946. The Constitution of India protects the refugees. It protects the refugees the right to life with dignity. So it includes right against solitary confinement, custodial violence, right to medical assistance, shelter. So this is what is provided by the Constitution of India. But what are the implications of refugees? देखो जब refugees आते हैं तो refugees के आने के साथ एक particular area के जो resources हैं उनके ऊपर pressure बढ़ जाता है, and they also disrupt the local demographic profile. Internal security compromise हो जाती है, and refugees को manage करने में, data collect करने में बहुत resources और time लग जाता है, and it even allows refugees to further lead towards a refugee trap, and the country cannot send them back nor they can keep them in their land. So the only long-term solution to this situation in Rakhine state is the socio-economic and infrastructure development. The question is how can make it approach work more efficiently to ensure that it helps to prevent the renewed conflicts in Rakhine, and then it will facilitate the safe return of the refugees to Myanmar, mitigate any potential terror related activities involving Rohingya refugees,
there has to be the active and the effective role inside these areas. At the national level, India needs to ensure that no Rohingya refugee in India is deported back to Myanmar until it is safe to do so. At the same time, we need to ensure that in the refugee camps they have the basic amenities. It is very critical. Moreover, if we look at the historical bent towards protecting refugees, India must rise to the occasion and demonstrate that it is not driven solely by narrow domestic political interest. So, the issue of Rohingya is very important. ये आप GS paper 2 point of view से इसे तैयार कीजिएगा. So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you so much.